हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इंट्रोडक्शन। साउंड वेव्स एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से होते हुए ट्रैवल करती हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे में वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये वाइब्रेशंस मैलियस और इंकस के रास्ते होते हुए स्टेप्स तक पहुंचती है, जिसकी वजह से स्टेप्स में मूवमेंट शुरू हो जाती है। स्टेप्स की ये मूवमेंट्स कॉक्लिया के फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थ में वाइब्रेशंस पैदा करती है। ये वाइब्रेशंस ऑर्गन ऑफ कॉटी में मौजूद हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करती है। इसके नतीजे में ऑडिटरी नर्व फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल यानी ऑडिटरी इंपल्सेस जनरेट होते हैं। जब ये ऑडिटरी इंपल्सेस सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, तब सुनने का एहसास यानी परसेप्शन ऑफ हियरिंग होता है। इस तरह सुनने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ हियरिंग के दौरान कान साउंड वेव्स की एनर्जी को ऑडिटरी नर्व फाइबर्स के एक्शन पोटेंशियल्स में बदल देता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को साउंड ट्रांसडक्शन कहा जाता है। रोल ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव्स को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ डायरेक्ट करता है। साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सरफेस पर दबाव में बदलाव यानी प्रेशर चेंजेस पैदा करती हैं। कान में वैक्स का जमा होना साउंड के कंडक्शन को रोक देता है। कई जानवरों में ऑरिकल यानी पिन्ना को घुमाया जा सकता है ताकि आवाज कहां से आ रही है, सोर्स ऑफ साउंड, उसका पता लगाया जा सके। पिन्ना को फोल्ड भी किया जा सकता है ताकि अनवांटेड साउंड से बचा जा सके। लेकिन इंसानों में ऑरिकल की एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स रूडिमेंट्री होती है और इनका हिलना यानी मूवमेंट मुमकिन नहीं होता। रोल ऑफ मिडल ईयर। रोल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। साउंड वेव्स की वजह से होने वाले प्रेशर चेंजेस के कारण टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, यानी ये मिडल ईयर के अंदर और बाहर मूव करती है। इस तरह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक रेजोनेटर की तरह काम करती है जो साउंड की वाइब्रेशंस को दोबारा पैदा करती है। रोल ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो वाइब्रेशंस शुरू होती हैं वो मैलियस और इनकस के रास्ते स्टेप्स तक पहुंचती है, जिससे स्टेप्स ओवल विंडो और कॉक्लिया के स्कैला वेस्टिब्युलाई में मौजूद पेरीलिम्फ के खिलाफ आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करने लगता है। इंपिडेंस मैचिंग। इंपिडेंस मैचिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी ऑसिकल्स साउंड एनर्जी को कॉक्लियर फ्लूइड में मैकेनिकल वाइब्रेशंस में बदलते हैं, और वो भी एनर्जी के मिनिमम लॉस के साथ फ्लूइड द्वारा दिए गए इंपिडेंस को मैच करके। इंपिडेंस का मतलब है साउंड वेव्स के रास्ते में आने वाली रुकावट यानी ऑब्स्ट्रक्शन या ऑपोजिशन। जब साउंड वेव्स इनर ईयर तक पहुंचती है तो कॉक्लिया का फ्लूइड इंपिडेंस पैदा करता है, यानी फ्लूइड अपने इनर्शिया की वजह से साउंड के ट्रांसमिशन को रोकता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी ऑसिकल्स इस साउंड इंपिडेंस को असरदार तरीके से कम कर देते हैं। साउंड वेव्स एक्सटर्नल ईयर से इनर ईयर तक सिर्फ 40% इंपिडेंस के साथ पहुंचती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बनी बाकी 60% साउंड एनर्जी ऑसिकल्स के जरिए कॉक्लियर फ्लूइड तक पहुंचाई जाती है। इस तरह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मदद से ऑसिकल्स फ्लूइड के इंपिडेंस को काफी हद तक मैच कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑसिकल्स एक लीवर सिस्टम की तरह काम करते हैं ताकि स्टेप्स कॉक्लियर फ्लूइड पर ज्यादा फोर्स लगा सके। फ्लूइड का इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से उसमें वाइब्रेशंस शुरू करने के लिए यह बढ़ा हुआ फोर्स बहुत जरूरी है। स्टेप्स की फुटप्लेट कॉक्लियर फ्लूइड पर जो फोर्स लगाती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर लगने वाले फोर्स से 17 से 22 गुना ज्यादा होता है। इसके दो स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। एक, मैलियस का हेड इनकस के लॉन्ग प्रोसेस से लंबा होता है, जिससे छोटे स्ट्रक्चर में ज्यादा फोर्स जनरेट होता है। दो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया 55 स्क्वायर mm स्टेप्स की फुटप्लेट 3.2 स्क्वायर mm के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, इसलिए जब फोर्स एक छोटे एरिया पर लगाया जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑडिटरी ऑसिकल्स साउंड एनर्जी को मिनिमम लॉस के साथ कॉक्लियर फ्लूइड की मैकेनिकल वाइब्रेशंस में बदलने के काबिल होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंपिडेंस मैचिंग। ये मिडिल ईयर का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसकी वजह से साउंड वेव्स बिना इंटेंसिटी खोए कॉक्लिया तक पहुंचती है, बिना इसके कंडक्टिव डेफनेस हो जाती है। टाइप्स ऑफ कंडक्शन। एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर तक साउंड 3 रास्तों से पहुंच सकती है। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। 1. ऑसिक्युलर कंडक्शन।
ये ऑडिटरी ऑसिकल्स के जरिए होने वाला कंडक्शन है। नॉर्मल हालत में साउंड वेव्स इसी रास्ते से जाती है। तो एयर कंडक्शन, ये मिडिल ईयर की हवा के जरिए होता है। अगर ऑसिकुलर चेन टूट जाए तो ये रास्ता ऑल्टरनेट रूट बनता है। ये ऑटोस्क्लेरोसिस यानी स्टेप्स का ओवल विंडो से जम जाना में आम है। 3. ओन कंडक्शन, ये स्कल की हड्डियों के जरिए होता है। ये तब होता है जब मिडिल ईयर प्रभावित हो। इसमें साउंड वेव्स स्कल की हड्डियों की वाइब्रेशन से सीधा कॉक्लियर फ्लूइड तक पहुंचती है। इसे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक्स को सीधा स्कल पर रखकर टेस्ट किया जाता है। यह रास्ता बहुत तेज आवाज यानी एक्सट्रीमली लाउड साउंड्स के लिए रोल निभाता है। रोल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब सुनने के काम से सीधे तौर पर यानी डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती है। हालांकि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे के दोनों तरफ एयर प्रेशर को बराबर यानी इक्वल रखने के लिए जिम्मेदार होती है। रोल ऑफ इनर ईयर, अंदरूनी कान का रोल। ट्रैवलिंग वेव, ओवल विंडो के खिलाफ स्टेपीज की फुटप्लेट की मूवमेंट की वजह से स्कैला वेस्टिबुलाई में मौजूद पेरिलिम्फ मूव करने लगता है। ये फ्लूइड ओवल विंडो से लेकर हेलिकोट्रीमा के रास्ते राउंड विंडो तक पूरा रास्ता तय नहीं करता। ये तुरंत ओवल विंडो के पास वाली वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन को हिट करता है। इसकी वजह से स्कैला मीडिया के फ्लूइड में मूवमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। स्कैला मीडिया में फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन का बेसल पोर्शन, शुरुआती हिस्सा, स्कैला टिम्पनी की तरफ बाहर निकल आता है, यानी बल्ज करता है। बेसिलर मेम्ब्रेन के इस तरह बल्ज होने से उस हिस्से की बेसिलर फाइबर्स में इलास्टिक टेंशन बढ़ जाती है। बेसिलर फाइबर्स की ये इलास्टिक टेंशन एक वेव शुरू करती है, जो बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ साथ हेलिकोट्रीमा की तरफ ट्रैवल करती है, बिल्कुल एक आर्टीरियल पल्स वेव की तरह। इसे ही ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। रेजोनेंस पॉइंट, रेजोनेंस पॉइंट बेसिलर मेम्ब्रेन का वो हिस्सा है जो ट्रैवलिंग वेव के जरिए एक्टिवेट होता है। शुरुआत में हर ट्रैवलिंग वेव कमजोर, वीक होती है। बेस से एपेक्स की तरफ ट्रैवल करते वक्त ये वेव और ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गर होती जाती है और बेसिलर मेम्ब्रेन के एक खास पॉइंट, रेजोनेंस पॉइंट पर पहुंचकर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बेसिलर मेम्ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है। बेसिलर मेम्ब्रेन का ये रेजोनेंस पॉइंट तुरंत आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करने लगता है। ट्रैवलिंग वेव यहीं रुक जाती है और आगे ट्रैवल नहीं करती। स्टेपीज और रेजोनेंस पॉइंट के बीच की दूरी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाई पिच्ड साउंड, तेज फ्रीक्वेंसी से पैदा होने वाली ट्रैवलिंग वेव कॉक्लिया के बेस के पास ही खत्म हो जाती है। मीडियम पिच्ड साउंड वाली वेव आधे रास्ते तक पहुंचती है। लो पिच्ड साउंड वाली वेव बेसिलर मेम्ब्रेन का पूरा रास्ता तय करती है। एक्साइटेशन ऑफ हेयर सेल्स, हेयर सेल्स का स्टिमुलेट होना। ऑर्गन ऑफ कॉटी में हेयर सेल्स के स्टीरियोसिलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में धसे एम्बेडेड होते हैं। हेयर सेल्स को क्यूटिकुलर लैमिना रेटिकुलरिस और पिलर सेल्स, रॉड्स ऑफ कॉटी ने बहुत मजबूती से अपनी जगह पर फिक्स किया होता है। जब ट्रैवलिंग वेव रेजोनेंस पॉइंट पर बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन पैदा करती है तो बेसिलर फाइबर, रॉड्स ऑफ कॉटी, हेयर सेल्स और लैमिना रेटिकुलरिस एक सिंगल यूनिट की तरह मूव करते हैं। इसकी वजह से स्टीरियोसिलिया में मूवमेंट होती है, जिससे हेयर सेल्स एक्साइट हो जाते हैं और रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सुनने के दौरान होने वाले इलेक्ट्रिकल बदलाव। साउंड ट्रांसडक्शन, साउंड ट्रांसडक्शन एक तरह का सेंसरी ट्रांसडक्शन है, जैसा चैप्टर 139 में बताया गया है, जो ऑर्गन ऑफ कॉटी की हेयर सेल्स, रिसेप्टर सेल्स में होता है। इस प्रोसेस के जरिए साउंड एनर्जी को ऑडिटरी नर्व फाइबर्स के एक्शन पोटेंशियल्स में बदला जाता है। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ साउंड ट्रांसडक्शन, साउंड ट्रांसडक्शन के दौरान 3 तरह के इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं। 1. रिसेप्टर पोटेंशियल या कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल। 2. एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल या एंडोलिम्फैटिक पोटेंशियल। 3. ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल या कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल या कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल एक माइल्ड डीपोलराइजेशन यानी हल्की उत्तेजना है, जो कॉक्लिया की हेयर सेल्स में तब पैदा होती है जब साउंड वेव्स इंटरनल ईयर तक पहुंचती हैं। हेयर सेल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट होता है। कॉक्लियर रिसेप्टर सेल्स में सेंसरी ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म दूसरे सेंसरी रिसेप्टर्स से अलग होता है। जब साउंड वेव्स इंटरनल ईयर तक पहुंचती हैं तो ट्रैवलिंग वेव पैदा होती है। इसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, जो हेयर सेल्स के स्टीरियोसिलिया को मॉड्यूलस से दूर किनोसिलियम की तरफ मूव करवाती है। इसकी वजह से मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं और एंडोलिम्फ से पोटेशियम आयंस का इन्फ्लक्स यानी अंदर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एंडोलिम्फ में पोटेशियम आयंस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पोटेशियम आयंस के इस इन्फ्लक्स की वजह से हेयर सेल्स में माइल्ड डीपोलराइजेशन यानी रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होता है, जो -50 मिलीवोल्ट तक जाता है।
कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल नॉन प्रोपगेटिव होता है, यानी ये खुद ट्रैवल नहीं करता, लेकिन ये ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का कारण बनता है। डीपोलराइजेशन की वजह से हेयर सेल्स एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं जो ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। ये प्रोबेबल न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट हो सकता है। स्टीरियोसिलिया का मॉड्यूलस से दूर किनोसिलियम की तरफ हिलना हेयर सेल्स में डीपोलराइजेशन करवाता है। स्टीरियोसिलिया का उल्टी दिशा में किनोसिलियम से दूर हिलना हाइपरपोलराइजेशन करवाता है। हाइपरपोलराइजेशन का आयोनिक बेसिस पूरी तरह क्लियर नहीं है, पर यह सुझाव दिया गया है कि कैल्शियम इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हेयर सेल्स में हाइपरपोलराइजेशन होने से ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल का बनना रुक जाता है। रोल ऑफ हेयर सेल्स का काम। साउंड ट्रांसडक्शन के दौरान इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स के अलग अलग डिफरेंट रोल्स होते हैं। रोल ऑफ इनर हेयर सेल्स असलियत में साउंड ट्रांसडक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी कि ये रिसेप्टर सेल्स ही वो प्राइमरी सेंसरी सेल्स हैं जो ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने का काम करती हैं। रोल ऑफ आउटर हेयर सेल्स का एक्शन काफी अलग होता है। ये हेयर सेल्स डीपोलराइजेशन के दौरान छोटी शॉर्टेंड हो जाती हैं और हाइपरपोलराइजेशन के दौरान लंबी इलोंगेटेड हो जाती हैं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। इस पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमोटिलिटी या मैकेनो इलेक्ट्रिकल ट्रांसडक्शन कहा जाता है। हेयर सेल की ये इलेक्ट्रोमोटिलिटी उसमें मौजूद एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेस्टिन की वजह से होती है। प्रेस्टिन नाम एक म्यूजिकल नोटेशन प्रेस्टो से लिया गया है। रोल ऑफ एफरेंट नर्व फाइबर्स ऑफ हेयर सेल्स की एफरेंट नर्व फाइबर, जिसने चैप्टर 173 में बताया गया है, वो भी साउंड ट्रांसडक्शन के दौरान एसिटाइल कोलिन रिलीज करके महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। इनर हेयर सेल की एफरेंट फाइबर, ये फाइबर ऑडिटरी नर्व फाइबर पर टर्मिनेट होती है, ठीक उस जगह जहां वो इनर हेयर सेल को छोड़ती है। ये इनर हेयर सेल से ग्लूटामेट के रिलीज को इनहिबिट करके ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन को कंट्रोल करती है। आउटर हेयर सेल की एफरेंट फाइबर, ये सीधे सेल बॉडी पर टर्मिनेट होती है और इस सेल की इलेक्ट्रोमोटिलिटी को इनहिबिट करती है। एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल या एंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल। एंडोकॉक्लियर या एंडोलिम्फेटिक पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो हेयर सेल्स के बाहर मौजूद फ्लूइड्स में डेवलप होता है। कॉक्लियर फ्लूइड्स। इनर ईयर में दो तरह के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स होते हैं, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, जिनकी बनावट अलग अलग होती है। पेरिलिम्फ, स्कैला वेस्टिब्युलाई और स्कैला टिम्पनी पेरिलिम्फ से भरे होते हैं। इसका कॉम्पोजिशन ECF जैसा होता है, जिसमें सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। एंडोलिम्फ, स्कैला मीडिया एंडोलिम्फ से भरा होता है, जिसमें पोटेशियम ज्यादा और सोडियम कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्राया वेस्कुलरिस लगातार पोटेशियम आयंस को स्कैला मीडिया में सिक्रीट करती रहती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन में इस फर्क की वजह से एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के बीच एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। एंडोलिम्फ का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है जो +80 मिलीवोल्ट तक जाता है। सिग्निफिकेंस, इसका महत्व। हेयर सेल्स का निचला हिस्सा पेरिलिम्फ में होता है, जबकि उनका हेड पोर्शन लैमिना रेटिकुलरिस को पार करके एंडोलिम्फ में डूबा होता है। एंडोलिम्फ का पोटेंशियल +80 मिलीवोल्ट है, इसलिए हेयर सेल्स के अंदर का पोटेंशियल पेरिलिम्फ के मुकाबले -60 मिलीवोल्ट और एंडोलिम्फ के मुकाबले -140 मिलीवोल्ट होता है। इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हेयर सेल्स को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, जिससे स्टीरियोसिलिया की हल्की सी मूवमेंट पर भी सेल एक्साइट हो जाती है। एक्शन पोटेंशियल इन ऑडिटरी नर्व फाइबर। ऑडिटरी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल की वजह से बनता है। ये ऑल और नन लॉ को फॉलो करता है और इसका एक फिक्स थ्रेशहोल्ड और रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। मॉडरेट इंटेंसिटी की क्लिक साउंड पर 3 स्पाइक्स दिखते हैं, जिन्हें N1, N2 और N3 कहते हैं, जो कई फाइबर्स की फायरिंग को दर्शाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पर सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाती है और सिर्फ एक सिंगल स्पाइक दिखता है। एक्शन पोटेंशियल माइक्रोफोनिक पोटेंशियल के 0.5 से 1 मिलीसेकंड के बाद पैदा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, आवाज की खूबियां। साउंड की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। 1. पिच, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, हर्ट्स में मापी जाती है। इंसान 20 से 20,000 हर्ट्स तक सुन सकता है और सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी 2000 से 3000 हर्ट्स के बीच होती है। 2. लाउडनेस, इंटेंसिटी, ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है और डेसिबल यानी dB में एक्सप्रेस की जाती है। थ्रेशहोल्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदलती है। अप्रिशिएशन ऑफ पिच, थियरीज ऑफ हियरिंग। पिच कैसे समझ आती है, इसे समझाने के लिए कई थियरीज दी गई हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप ये मानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है और कॉक्लिया सिर्फ साउंड को ट्रांसमिट करता है। दूसरा ग्रुप, इनका मानना है कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का काम कॉक्लिया ही कर लेता है, जो बाद में इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजता है।
थियरीज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप की थियरीज। टेलीफोन थियरी ऑफ रदरफोर्ड। कोई चमन झिंगा का फोन है। रख रख तेरी माँ की रख, एक तो इधर जान जा रही। ये थियरी रदरफोर्ड ने 1880 में दी थी। इसे फ्रीक्वेंसी थियरी भी कहा जाता है। इस थियरी के मुताबिक कॉक्लिया का काम सिर्फ एक टेलीफोन ट्रांसमीटर की तरह होता है। जैसे टेलीफोन में साउंड वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में बदल जाती हैं और केबल्स के रास्ते रिसीविंग एंड तक पहुंचती हैं, जहां रिसीवर उन्हें वापस साउंड वेव्स में बदल देता है, ठीक वैसे ही कॉक्लिया सिर्फ साउंड वेव्स को उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में बदल देता है। ये इंपल्सेस ऑडिटरी नर्व फाइबर्स के जरिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचती हैं, जहां साउंड का परसेप्शन और एनालिसिस होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नर्व फाइबर्स 1 सेकंड में मैक्सिमम 1000 इंपल्सेस ही भेज सकती हैं। इस वजह से टेलीफोन थियरी 1000 साइकिल्स पर सेकंड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन को समझाने में फेल हो गई। इसलिए एक दूसरी थियरी पेश की गई, वॉली थियरी। 1949 में वेवर ने यह थियरी दी थी। वॉली का मतलब होता है ग्रुप्स, समूह। इस थियरी के मुताबिक 1000 साइकिल्स पर सेकंड से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स के इंपल्सेस नर्व फाइबर्स के अलग अलग ग्रुप्स द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं। हालांकि इस थियरी को साबित करने के लिए कोई एविडेंस यानी सबूत नहीं मिला, इसलिए इन दोनों थियरीज को ज्यादा फिजियोलॉजिस्ट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। थियरीज ऑफ सेकंड ग्रुप, दूसरे ग्रुप की थियरीज। रेजोनेंस थियरी ऑफ हेल्महोल्ट्ज। रेजोनेंस थियरी सुनने की सबसे पहली थियरी थी जो 1863 में आई थी। हेल्महोल्ट्ज के मुताबिक कॉक्लिया का काम साउंड फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस करना है। बेसिलर मेम्ब्रेन में बहुत सारी बेसिलर फाइबर्स होती हैं। हेल्महोल्ट्ज ने इन फाइबर्स को रेजोनेटर्स कहा और इनकी तुलना पियानो के रेजोनेटर्स से की। जैसे पियानो की स्ट्रिंग को छेड़ने पर एक खास नोट पैदा होता है, ठीक वैसे ही जब किसी खास फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है तो बेसिलर मेम्ब्रेन के एक खास हिस्से की बेसिलर फाइबर्स स्टिमुलेट होती हैं। रेजोनेंस थियरी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि कॉक्लिया में ऐसे अलग अलग रेजोनेटर्स की पहचान नहीं हो सकी। धीरे धीरे ये थियरी बदलकर प्लेस थियरी बन गई, जिसे आज सबसे ज्यादा माना जाता है। प्लेस थियरी। इस थियरी के मुताबिक बेसिलर मेम्ब्रेन पर मौजूद ऑर्गन ऑफ गॉटी के अलग अलग हिस्सों यानी प्लेसेस से निकलने वाली नर्व फाइबर्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज को रिस्पॉन्ड करती हैं। इसके हिसाब से ऑर्गन ऑफ गॉटी से निकलने वाली हर नर्व फाइबर ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन देती है कि ऑर्गन ऑफ गॉटी का कौन सा हिस्सा स्टिमुलेट हुआ है। प्लेस थियरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मौजूद हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस सपोर्टिंग प्लेस थियरी। प्लेस थियरी को साबित करने के लिए नीचे दिए गए एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस यानी सबूत हैं। 1. अगर कोई इंसान लंबे समय तक किसी खास फ्रीक्वेंसी की तेज आवाज यानी लाउड नॉइज के बीच रहे तो वो उस फ्रीक्वेंसी के लिए डेफ यानी बहरा हो जाता है। ऐसे मामलों में यह पाया गया है कि ऑर्गन ऑफ गॉटी का एक स्पेसिफिक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसा कि बॉयलर मेकर्स डिजीज में देखा जाता है। 2. एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में भी जब उन्हें किसी खास फ्रीक्वेंसी की तेज आवाज सुनाई गई तो उनके ऑर्गन ऑफ गॉटी का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय होता पाया गया। 3. इंसानों में हाई टोन डेफनेस यानी ऊंची पिच न सुन पाने के मामलों में कॉक्लिया के बेस के पास वाले ऑर्गन ऑफ गॉटी में या वहां सप्लाई करने वाली नर्व में डीजेनरेशन यानी नुकसान देखा जाता है। 4. हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के दौरान कॉक्लिया के बेस के पास वाली हेयर सेल्स में कॉक्लियर माइक्रोफोनिक पोटेंशियल्स का वोल्टेज ज्यादा होता है, वहीं लो फ्रीक्वेंसी साउंड के दौरान एपेक्स के पास वाली हेयर सेल्स में वोल्टेज ज्यादा दिखता है। 5. ऑडिटरी कॉर्टेक्स में बेसिलर मेम्ब्रेन की पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी मेम्ब्रेन का हर हिस्सा ब्रेन के एक स्पेसिफिक पॉइंट से जुड़ा होता है। 3. ट्रैवलिंग वेव थियरी। प्लेस थियरी से ही एक और थियरी निकली जिसे ट्रैवलिंग वेव थियरी कहते हैं। ये थियरी समझाती है कि बेसिलर मेम्ब्रेन में ट्रैवलिंग वेव कैसे जनरेट होती है। ट्रैवलिंग वेव का बनना, उसकी मूवमेंट और उसका खत्म होना हम इसी चैप्टर में पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अप्रिशिएशन ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, आवाज की तेजी समझना। लाउडनेस का एहसास ऑडिटरी नर्व फाइबर्स की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी या लाउडनेस दो मुख्य फैक्टर्स पर आधारित होती है। 1. ऑडिटरी नर्व की इंडिविजुअल फाइबर्स से होने वाला रेट ऑफ डिस्चार्ज यानी इंपल्सेस की स्पीड। 2. डिस्चार्ज होने वाली नर्व फाइबर्स की टोटल गिनती। जब साउंड की लाउडनेस बढ़ती है तो ये बड़ी वाइब्रेशंस पैदा करती है जो बेसिलर मेम्ब्रेन के बड़े हिस्से पर फैल जाती है। इस वजह से ज्यादा हेयर सेल्स एक्टिवेट होती हैं और ज्यादा ऑडिटरी नर्व फाइबर्स रिक्रूट होती हैं। नतीजे में एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। लोकलाइजेशन ऑफ साउंड, आवाज की दिशा पहचानना।
साउंड लोकलाइजेशन वो क्षमता है जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि आवाज कहां से आ रही है या किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें व्हीकल्स यानी गाड़ियों जैसी चलती हुई चीजों से बचाने में मदद करती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी साउंड के लोकलाइजेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं।